नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे। साल 2024 का आज आखिरी दिन है और साल 2026 को हम नई उमंग, नई तरंग और नई खुशियों के साथ स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन साल 2024 का जो आखिरी दिन है वो सर्दी के सितम से भरा हुआ है, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय पड़ रही है कड़ाके की ठंड। वहीं पहाड़ी राज्यों में इस समय बर्फबारी से सफेद चादर से ढके हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हिमाचल की भी बात की जाए तो आपको वहां के नज़ारे भी दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी दिव्य भव्य महाकुंभ की। जी हाँ, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज में तैयारियों का जायजा लेने जा रहे हैं। आपको बताएंगे वहां की भी पल पल की खबर। साथ ही खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत, कारोबार जगत और एंटरटेनमेंट जगत की भी। इसके साथ ही खबरें होंगी अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई भी। बताएंगे आपको मौसम का हाल भी। इस और भी तमाम बड़ी खबरें होने वाली है इस पूरे 1 घंटे पावर पैक शो में। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की टॉप हेडलाइंस के साथ। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली और मुंबई समेत कई जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर 9 बजे के बाद प्रवेश पर पाबंदी। नए साल से पहले उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर, मैदानी इलाकों में पारा गिरने से दिन में बढ़ी ठंड। इसरो के स्पेसएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग। दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित। 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा इसरो। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर तैयारियों का लेंगे जायजा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यूं सूक येओल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। हाल ही में अल्पावधि के लिए देश में लागू किया था मार्शल लॉ। और इन सभी टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जी हां, साल 2024 का आज आखिरी दिन है। साल के अंत में आइए आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग जगहों पर हुए सूर्योदय की तस्वीरें। पूर्व से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक साल के आखिरी दिन का सूरज एक अलग लालिमा के साथ उगा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, गोवा की ये तस्वीरें हैं और गोवा के डोनापावला बीच पर सूर्य का एक अलग छटा देखने को मिली है। वहीं गुवाहाटी से लेकर केरल के एर्नाकुलम तक, उड़ीसा के भुवनेश्वर से लेके मदुरै तक सूर्य एक अलग लालिमा में आज दिखाई दिया है। आज साल का आखिरी दिन है और 2024 अपने आप में कई यादें समेटे हुए आया है। और ऐसे में आज सूर्योदय इन सभी राज्यों, शहरों में किस तरीके का हुआ है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक अलग ही लालिमा समेटे हुए है, एक अलग ही रोशनी दे रहा है कि साल 2024 को हम विदा करें और साल 2025 को खुली बाहों के साथ उसका स्वागत करें। नई उमंग, नई तरंग, नई खुशियों, नई उम्मीदों के साथ नया सवेरा में आप देख रहे हैं ये सब वो तस्वीरें जो गुवाहाटी, एर्नाकुलम, भुवनेश्वर, मदुरै से आ रही हैं, जहां आज सुबह का सूर्योदय अपने साथ नई किरणें लाया है और ये नई किरणें 2025 को स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली समेत मुंबई और देश के अन्य मुख्य शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के विभिन्न जगहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस AI तकनीक का भी इस्तेमाल करने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए ताकि नए साल पर मनाए जाने वाले जश्न में किसी तरह का खलल या फिर अप्रिय घटना ना हो। मुंबई और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। साथ ही लोगों से कानून और नियमों का पालन करते हुए उत्सव के दौरान जिम्मेदार बने रहने का भी आग्रह किया गया है। होटल मालिकों ने भी खास तैयारी की है, जिसके तहत शराब परोसते वक्त आयु की जांच करने के लिए ID कार्ड चेक करने और शराब पी चुके लोगों के लिए किराए का ड्राइवर मुहैया कराने की योजना बनाई गई है।
कश्मीर के पुंछ में भी नए साल के जश्न के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नए साल के जश्न के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश ना कर पाए, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा गई है। बताया जा रहा है कि पीर पंजाल के पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी के बीच आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, जिसे देखते हुए पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे सुरक्षा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है। आज साल 2024 अलविदा होने के लिए तैयार है। ऐसे में लोग 2024 को खुशनुमा यादों के साथ नए साल के स्वागत का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज रात से नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा। इस बीच हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं देश के अन्य शहरों की बात करें, जैसे सूरत, भुवनेश्वर और लखनऊ में, यहाँ भी पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। T24 is coming to an end. People are in a festive mood. Police throughout the state will be out in strength on the roads for maintenance of law and order, and in particular at places of interest, tourist interest in the state. Large number of people visit Puri on 31st December and 1st of January, for which required manpower has been made available to District Police Puri. Required arrangements have been put in place. Regulation of traffic from all directions have been made. पिछले एक सप्ताह से हमारी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें चेकिंग, व्हीकल चेकिंग भी चल रहा है, ब्रेथ एनालाइजर का यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स नारकोटिक्स जो किट है उसका भी यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन से सर्वेलेंस करना भी जारी है, और ख़ास करके जहाँ जहाँ सेलिब्रेशन होने वाला है उनके सेलिब्रेशन के लिए जो भी ज़रूरी है वो कागजात, उनकी एनओसी लेने का काम चल रहा है। उनको लाइसेंस देने के बाद ही वो ऐसे बड़े इवेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। खास करके हमारे पास 4 SRP कंपनी है, तो उसको तैनात करेंगे। ट्रैफिक की समस्या खास रहती है, तो उसके कारण हमने 600 से ज़्यादा हमारे TRB ट्रैफिक जवान ब्रिगेड्स हैं उनको यूज़ में लाएंगे, एंड 1000 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी सड़कों पे रहेगी। सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ हमारी क्राइम ब्रांच एंड हमारे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी तैनात रहेंगे। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे बाहर निकलेंगे इस त्यौहार को मनाने के लिए। नया वर्ष आ रहा है, तो जैसे हमारे मॉल्स हैं, लुलु मॉल हो, प्लासिया मॉल हो, विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, चौराहे हैं, विभिन्न होटल्स हैं, तो और जो भी स्थान है, पार्क वगैरह, तो वहाँ पे लोगों का आवागमन होगा, तो किसी प्रकार की जनता को असुविधा न हो, सुरक्षा की स्थिति बनी रहे, ट्रैफिक भी आवागमन सुरक्षित रूप से चलता रहे, अबाधित चलता रहे, इसके लिए उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। 10 से 11 CAPF की कंपनियाँ होंगी, 47 के लगभग हम पिकेट्स लगाएंगे, 40 के लगभग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग होंगी, और उतने ही हमारी फुट पेट्रोलिंग की टीम्स भी होंगी। हम लगभग इसके अंदर 700 to 800 का लोकल स्टाफ लगाएंगे CAPF के अलावा। हमारा अरेंजमेंट सिर्फ 31st को नहीं, 1st को भी होता है, क्योंकि 1st को भी ये देखा गया है कि लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में इंडिया गेट, कनॉट प्लेस ऐसी जगहों पे आते हैं। उसके अलावा हमने कुछ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स भी तैयार किए हैं, अराउंड 15 के लगभग स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं जो ओपन पेट्रोलिंग करेंगे इसके अंदर। दे आर स्पेशलाइज नाउ फॉर द न्यू ईयर ओनली। उसके अलावा हमने जो जितनी हमारी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ हैं उनके सबके अंदर GPS लगाया हुआ है, उनकी स्पेशल मॉनिटरिंग भी की जाएगी, उनकी जियो फेंसिंग करा के कि वो अपने एरिया में डेडिकेटेड पेट्रोलिंग करें। ट्रैफिक के साथ मिलके हमने काफ़ी एल्कोमीटर के साथ में ड्रंक एंड ड्राइविंग के ऊपर भी स्ट्रिक्ट करके हमने कंबाइंड पिकेट्स लगाई हैं। बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या पर मेट्रो में भीड़भाड़ नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को रात 9 बजे तक के बाद बंद रखने का फैसला किया है। यात्रियों को रात 9 बजे के बाद दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन रवाना होता यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। DMRC के मुताबिक पुलिस अधिकारियों की सलाह पर यह फैसला लिया गया है।
इसके अलावा इन उपायों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए रात 8 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गंतव्य वाले QR टिकट DMRC के मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी नहीं किए जाएंगे। बाकी मेट्रो नेटवर्क पर मेट्रो सेवाएं नियमित समय सारिणी के अनुसार उपलब्ध रहेंगी। DMRC ने यात्रियों को अपनी सुविधा अनुसार यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है। और जैसे ही नया साल आने वाला होता है, देश विदेश से पर्यटक नया साल मनाने के लिए गोवा पहुंचते हैं। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए गोवा बीच और होटलों में कई मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैजेस्टिक ग्रुप के डायरेक्टर श्रीनिवास नाइक ने बताया है कि नए साल पर ड्रोन से आसमान में लाइटिंग की जाएगी। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। तो गोवा में इस समय उमड़ पड़ा है देश विदेश से पर्यटकों का हुजूम। वहीं गोवा में नए साल का जश्न बेहतरीन हो और नए साल के स्वागत के लिए गोवा इस समय तैयार है। ड्रोन से लाइटिंग के जरिए नए साल का जश्न मनाया जाएगा। बहुत धूमधाम से मनाने के लिए बहुत सारी तैयारी की गई है और पूरी देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। गोवा पूरा का पूरा चौकर ब्लॉक फुल है एंड बहुत टूरिस्ट इस बार आए हुए हैं। हर वेन्यू ने अपने अपने सितारों को या परफॉर्मर्स को, आर्टिस्ट को बुलाया हुआ है। 31st नाइट और फर्स्ट नाइट को हमारी तरफ से ड्रोन शो भी है। पूरे पेंजिम के आसमान पे हम ड्रोन शो करेंगे, लाइट शो करेंगे। तो उधर नए साल का स्वागत भी कड़ाके की ठंड के साथ हो रहा है। जी हाँ, सर्दी का सितम इस समय उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिए हुए है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा है। पारा गिरने से दिन के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की कर ले तो यहाँ ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 2 दिन शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में आज ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कुछ एक जगहों पर रात में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढके इलाकों में सड़क मार्ग को साफ करने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही बर्फबारी के कारण बंद अटल टनल को आपातकालीन वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जबकि मनाली केलंग सड़क मार्ग पर 4x4 छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूह तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। सड़कों पर फिसलन को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। तो उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और शीतलहर के सितम के साथ साल 2024 को आज हम विदा कर रहे हैं और साल 2024 भी कड़ाके की ठंड के साथ ही शुरू होने वाला है। देश भर से हमारे साथ रिपोर्टर भी हम तक पल पल की जानकारी दे रहे हैं। शिमला से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं उर्मिला शर्मा और दिल्ली से चंद्रशेखर भी हमारे साथ तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिमला का रुख करेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके, जब भी शिमला की बात होती है, नए साल का आगाज होता है, तो शिमला में सैलानियों का आना शुरू हो जाता है और शिमला के होटल्स इस समय बुक हो जाते हैं। लेकिन आपसे पूछेंगे कि शिमला में इस समय क्या हाल है, क्योंकि शिमला में अभी भी बर्फ नहीं पड़ी है। ऐसे में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, होटल्स किस तरीके से बुक हैं और शिमला का मौसम का हाल इस समय क्या है? सुप्रभात भावना, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार है। राजधानी शिमला की बात करें तो बीते 2 दिनों में ही यहां पर 45,000 से ज़्यादा
पर्यटक वाहन पहुंचे हैं और पर्यटकों की आमद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ मौसम की बात करें तो आज और कल सामान्य मौसम दर्ज किया जाने की मौसम विभाग ने जो है अंदेशा जताया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर जो चटक धूप पड़ रही है उसमें पहाड़ जो है वो चांदी सी नजर आ रही है। और जो पर्यटक हैं बर्फबारी का उन्हें दौर फिर से देखने को मिलेगा। 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक मौसम विभाग ने बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो पर्यटकों के लिए ये खुशखबरी तो है ही है, दोबारा वो बर्फबारी का दीदार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में 8 जनवरी तक सभी प्रमुख जो पर्यटक स्थल है वहाँ पे होटल्स जो है वो उनकी ऑक्यूपेंसी जो है 90% दर्ज की जा चुकी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे जनवरी माह में राजधानी शिमला में ही तकरीबन 3 लाख पर्यटकों के आने का अंदेशा है। इसके साथ साथ आपको पिछले एक हफ्ते का जिक्र करें तो राजधानी शिमला में 2 लाख पर्यटकों की आमद पहले ही दर्ज की जा चुकी है। तो भावना आपको दिखाएं कि पर्यटकों से राजधानी शिमला और ऊपरी क्षेत्र जो है देखें तो पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ रही है और पर्यटक यहाँ बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो पर्यटक वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं और शिमला में नए साल का जश्न एक अलग ही तरीके से मनाया जाता है। उर्मिला, यहाँ हमारे साथ दिल्ली से चंद्रशेखर भी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, दिल्ली के लिए तो आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है, हालांकि नए साल का आगाज भी होने वाला है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। लेकिन अगर मौसम के लिहाज से चंद्रशेखर आपसे पूछा जाए तो दिल्ली में आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान किया है? और आज जब साल 2024 को हम कड़ाके की ठंड के साथ विदा कर रहे हैं, साल 2025 का पहला हफ्ता किस तरीके का रहने वाला है? बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि आने वाले टाइम में भी ये ठंड जो है वो लगातार बढ़ सकती है। जैसे कि हमारे साथी बता रहे थे कि पहाड़ों में जो है बर्फ़ लगातार बढ़ती चली जाएगी पड़ना, और उसका अंजाम यह है कि जो उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं अब वो अब एक्टिव हो गई हैं और वहाँ से जो हवा है वो लगातार दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो यूपी की बात हो या फिर वो हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, इन तमाम इस इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में भी ये प्रकोप जो है लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अभी ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलती है कि 5 डिग्री से तापमान नीचे की तरफ जाए दिल्ली में, तो ये 5 डिग्री के आसपास ही रहेगा न्यूनतम तापमान और 18 डिग्री सेल्सियस जो है इसका अधिकतम तापमान हो सकता है। आज भी हमने जैसे देखा कि सूर्योदय थोड़ा सा लेट हुआ है अमूमन अपने जो नियमित रूप से होता है उसके हिसाब से। और दूसरी चीज़ यह है कि जो पश्चिमी विक्षोभ जिसकी वजह से जो है बारिश लगातार हमने देखी, पिछली बार हमने देखा कि दिल्ली सराबोर थी, तो वैसा ही एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 2 तारीख के बाद से होता हुआ नजर आ रहा है, एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ बारिश हमें यहाँ देखने को मिले। साथ ही साथ जो बादल जो हैं वो 2 तारीख के बाद से छाए हुए आप देख सकती हैं। और इसके अलावा अभी जो बताया गया है अल्टीमेटम वो यही है कि कोल्ड वेव लगातार यहाँ बनी रहेगी। साथ ही साथ जो कोहरा है उसके बारे में भी अलर्ट जारी किया गया है कि जो सुबह और शाम रात के समय में कोहरा जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में दर्शकों को ये भी हिदायत है कि वो जो गाड़ियां हैं उसको ठीक ढंग से चलाएं ताकि वो विजिबिलिटी का ख्याल रखें, और क्योंकि कोहरा जो है वो ज़्यादा हो सकता है। और हमने देखा भी है कि 31 तारीख और 1 तारीख के आसपास जो कोहरा है वो काफ़ी मात्रा संख्या में होता है, जिसके कारण विजिबिलिटी जो है एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है उसको लेकर के। लेकिन अभी फिलहाल जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह और शाम के लिए जो अलर्ट है उसका भी देखना होगा। जी, यहाँ से हमारे साथ शिमला से उर्मिला भी जुड़ी हुई है। शिमला से उर्मिला से पूछना चाहेंगे, उर्मिला यहाँ से पूछना चाहेंगे क्योंकि सैलानियों का इस समय सैलाब बढ़ जाता है शिमला में, तो यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो प्रशासन ने यातायात सुचारू रूप से सुगम तरीके से चले उसके लिए क्या तैयारियां की है? जी भावना, बिल्कुल सही आपने कहा। और इसका असर जो है हमने बीते रोज़ भी देखा कि यातायात तो ज़रूर प्रभावित हुआ है और यातायात को डाइवर्ट करने के लिए प्रशासन ने जो है यातायात को डाइवर्ट करने के लिए रूट भी निर्धारित किए हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 सेक्टरों में जो है अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। CCTV कैमरे की जो है निगरानी तो रहेगी, ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर जो है निगरानी दर्ज की जाएगी और
सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रशासन जो है पूरी तैयारियां कर रहा है, तैयारियों में है और कहीं ना कहीं ये तैयारियां सटीक होती हुई भी नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर ये है कि पर्यटकों की आमद के लिए राजधानी शिमला और प्रमुख पर्यटक स्थल पूरी तरह से तैयार है और पर्यटकों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। फिर वो यातायात सुविधा की बात हो या फिर पर्यटन स्थलों की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, तो प्रशासन इस ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है। भावना, बिल्कुल चंद्रशेखर, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो लोग आग तापते हुए भी दिख रहे हैं, अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, ऐसे में रैन बसेरों की इस समय किस तरीके की हालत है? क्योंकि रैन बसेरों में भी कई लोग इस समय शरण लिए हुए बैठे हैं। निश्चित तौर पर जिनके पास अपना घर नहीं है, जो बेघर हैं और जो ऐसे लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में हैं या फिर असंगठित क्षेत्र से लोग आते हैं, उनके लिए एक बड़ा जो है माध्यम ये रहता है कि वो रात को एक शेल्टर्स में रहें। तो उसको लेकर के भी लगातार हालांकि दिल्ली सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि जो शेल्टर्स हैं उनका प्रयोग भी गलत तरीके से हो रहा है या फिर वहाँ पर जो है सुविधाएं उस प्रकार से नहीं है। लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग लगातार उपराज्यपाल की तरफ से यहाँ पे की जा रही है कि उनके जो निर्देश हैं कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो रैन बसेरे जो हैं उनका पूरी तरीके से व्यापक तरीके से प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ जो सुविधाएँ हैं जैसे गद्दा है, पानी की व्यवस्था है, हीटर की व्यवस्था है, वो तमाम व्यवस्थाएँ वहाँ पर की जाएँ ताकि जो लोग हैं जो मजबूर हैं वहाँ पर रहने के लिए उनको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उर्मिला, आज जब भी शिमला की बात होती है तो नए साल में अलग ही यहाँ जश्न देखने को मिलता है। हम अभी थोड़ी देर पहले गोवा की तस्वीरें देख रहे थे जहाँ ड्रोन के जरिए, लाइटिंग्स के जरिए आज नए साल का जश्न मनाया जाएगा। अगर शिमला की होटल्स की बात की जाए तो करीब 90%, 90% ऑक्यूपेंसी इस समय शिमला के होटल्स दिखा रहे। तो वहाँ के होटलों ने या फिर वहाँ के प्रशासन ने नए साल के जश्न के लिए क्या तैयारियाँ की हैं? क्या कुछ अलग तैयारियाँ हैं इस बारी? जी भावना, आपको बताना चाहेंगे विंटर कार्निवाल का विशेष आयोजन, हालांकि अभी इस मर्तबा दूसरी मर्तबा जो है विंटर कार्निवाल का आयोजन होना था और राजकीय शोक के चलते उसका आयोजन डिले किया गया है। 2 तारीख के बाद उसका दोबारा से जो है वो अपने सुचारू रूप में आएगा। लेकिन नए साल के जश्न के लिए जो निजी कहें कि होटल कारोबारी हैं और HPTDC भी विशेष प्रबंध अपने स्तर पर कर चुका है और नए साल के जश्न के लिए यहाँ के पारंपरिक व्यंजन हो या फिर विशेष कार्यक्रम हो, अपने स्तर पर सभी द्वारा सुनिश्चित किए जा रहे हैं और नए साल के जश्न को अपने स्तर पर एक भव्यता देने का प्रयास किया जा रहा है। तो पर्यटकों के लिए और निजी कारोबारियों के लिए निश्चित तौर पर जश्न का ये माहौल तो है ही है, साथ ही अपने स्तर पर इस जश्न को और अच्छा बनाने के लिए बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल वालों की दिल्ली कहते हैं और नया साल आज रात जो है उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। हम देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था लगातार कड़ी कर दी गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली वासियों पर सर्दी का जो सितम है, हालांकि कोल्ड डे का आज अलर्ट जारी किया गया है, बिल्कुल असर दिख नहीं रहा क्योंकि रेस्टोरेंट्स में भी हम देख रहे हैं कि फुल बुकिंग है, होटल्स में भी देख रहे हैं कि पूरी बुकिंग इस समय हुई है। तो शीतलहर कितनी भी हो, दिल्ली वालों की जो दिल्ली है उनका जोश हाई दिख रहा है। बिल्कुल, और काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है लोगों को। साल के जो ख़त्म होता है तो उसके बाद वो इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्रिसमस से अगर इस तरफ हम देखें तो एक छुट्टियों का एक माहौल भी रहता है और लोग काफ़ी प्लानिंग करते हैं इसको लेकर के। कुछ आउट ऑफ स्टेशन जाने की कोशिश करते हैं, कुछ दिल्ली में रह करके क्योंकि कुछ काम है तो वो दिल्ली में भी आकर के लोगों को यहाँ पे सेलिब्रेशन करने की कोशिश करते हैं। और इसी को लेकर के भी क्योंकि एक मार्केट भी है एक तरीके से, और इसको लेकर के तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं या फिर जो ऐसे संगठन हैं जहाँ पर लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, फिरने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए, तो वहाँ वो उनकी तरफ से प्रॉपर तैयारी यहाँ पर की गई है। तमाम प्रकार लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उनके लिए ऑफर्स यहाँ पर रखे गए हैं बड़े बड़े, जिसको लेकर के जो ग्राहक हैं उन वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो एक तरीके से माहौल खुशी का है और मार्केट भी पूरी तरीके से तैयार है, सजी धजी हैं ताकि वो लोग आएँ और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और एक मार्केट जो है वो भी लगातार बढ़ रही है इस फैशन के तरीके से देखा जाए तो। उर्मिला, यहाँ शिमला में अगर बात की जाए तो नज़ारा इस समय किस तरीके का है? अगर आप कैमरा पर्सन से बोलें कि वो हमें वहाँ के पहाड़ों का इस समय नज़ारा दिखाएं, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और शिमला का आनंद अगर आप तस्वीरों के ज़रिए हम तक पहुँचाना चाहें।
जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी ऋषि से ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए पहाड़ों का ज़रूर रुख करें। और पहाड़ों पर अभी आपको बताना चाहेंगे तो बर्फ़ से लबरेज पहाड़ हैं और पर्यटकों की पसंदीदा स्थल इन पहाड़ों की ओर अपनी ओर जो है आकर्षित कर ही रही हैं। तो निश्चित तौर पर ऋषि से मैं यही कहूँगी कि ज़रूर हमारे दर्शकों को पहाड़ों का रुख ज़रूर दिखाएं। तो ये शिमला से सीधी तस्वीरें, जहां पहाड़ों पर इस समय बर्फ की चादर साफ तौर पर दिखाई जा सकती है और सैलानी इस समय भारी तादाद में शिमला पहुंच रहे हैं नए साल का जश्न मनाने। और शिमला भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि शिमला के पहाड़ों पर इस समय आप देख सकते हैं कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं। इस समय उत्तर भारत जो है वो शीतलहर की चपेट में है और मौसम खुशनुमा हुआ है। साथ ही साथ अगर दूसरे शहरों की भी बात करें तो वहाँ पर भी उत्तर भारत के कई शहरों में इस समय बर्फ़ जो है वो उससे ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं और उसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर और उर्मिला, तमाम जानकारियों के साथ, तमाम नज़ारों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इसरो की सफलतापूर्वक स्पेडेक्स का जिस तरीके से प्रक्षेपण उसने कल किया है 2 उपग्रहों का, और उसके साथ ही साथ जनवरी में इसरो एक और छलांग लगाने जा रहा है जो कि है 100वां प्रक्षेपण। आपको बताएंगे इससे जुड़ी तमाम जानकारी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रही है नया सवेरा। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब बात कर लेते हैं इसरो की। साल जाते जाते इसरो ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कल स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करना है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को कल श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट ने दोनों उपग्रहों को कुछ दूरी पर एक ही कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। स्पेडेक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट ने 15 मिनट की उड़ान के बाद अंतरिक्ष यानों को 475 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि डॉकिंग प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह में संभवतः 7 जनवरी को पूरा हो जाएगी और अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बनेगा। PSLV ने 2 छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 और SDX-02 जो टारगेट की भूमिका निभाएगा को लेकर उड़ान भरी। प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम था।
उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में डॉकिंग के लिए एक साथ जोड़ा गया। इसरो करीब 4 दिन में दोनों उपग्रहों के बीच पर्याप्त दूरी बनाने के बाद भारतीय डॉकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को सक्रिय करेगा। इसमें 4 डॉकिंग सेंसर, पावर ट्रांसफर प्रौद्योगिकी, स्वदेशी नवीन स्वतः डॉकिंग रणनीति और साथ ही उपग्रहों के बीच स्वतः संचार के लिए एक अंतर उपग्रह संचार लिंक यानी कि ISL शामिल है। इसमें एक अंतर्निहित इंटेलिजेंस भी शामिल है, जिससे दोनों उपग्रह एक दूसरे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ये भारत के आगामी अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रमा मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और पृथ्वी से GNSS के समर्थन के बिना चंद्रयान 4 जैसे चंद्र मिशन शामिल हैं। इसरो के अनुसार डॉकिंग के बाद दोनों उपग्रहों के बीच बिजली का हस्तांतरण भी होगा, जो समग्र अंतरिक्ष यान नियंत्रण और अनडॉकिंग के बाद पेलोड संचालन जैसे अंतरिक्ष रोबोटिक्स एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है। स्पेडेक्स प्रयोगों के लिए PSLV के चौथे चरण POM4 का भी उपयोग करेगा। इस चरण में शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप के 24 पेलोड भी अंतरिक्ष में स्थापित किए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसरो ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, इतिहास रच दिया है। 2 उपग्रह STX-01 और STX-02 PSLV C60 के द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि 7 जनवरी के दौरान उनकी डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद अमेरिका, चीन और रूस के साथ भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा डॉकिंग के क्षेत्र में। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इसरो ने साल 2024 में बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं और इन उपलब्धियों के साथ इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी कहा है कि स्पेडेक्स के कई ऑपरेशन होंगे। इसकी गति को रोकना और संभवतः 7 जनवरी 2025 को डॉकिंग स्थिति में पहुंचना, और साथ ही उन्होंने कहा कि यह पहला स्पेडेक्स नहीं है। आने वाले दिनों में डॉकिंग सिस्टम के बड़े और अधिक जटिल संस्करणों वाले स्पेडेक्स मिशन किए जाने वाले हैं। SpaceX will have many operations arresting its motion and reaching the docking condition on possibly on 7th of January. So you will be able to see that from control center at ISTRAC, Bangalore, all those operations and activities of docking. We hope the objective of the SpaceX mission can be achieved in the coming days. Really important mission for us because, with the space sector reforms and the expansion of the space activities in the Amrit Kal, we have a program of expanded human space flight program, building space station, etc. And this mission is so critical for us to work on future mission like Chandrayaan 4, building space stations and missions to moon as well. So I believe this is not the first SpaceX. There will be many more SpaceX varieties, including demonstration of bigger and complex version of docking systems in the coming days to come. तो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ का साफ कहना है कि ये सिर्फ एक ही स्पेडेक्स मिशन नहीं है जो सफलतापूर्वक जिसने इतिहास रचा है। आने वाले दिनों में अनेक स्पेडेक्स मिशन जो अधिक और जटिल होने वाले हैं, उसको भी इसरो जो है अपने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। साथ ही डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि डॉकिंग की आवश्यकता अंतरिक्ष में कंस्ट्रक्शन करने के लिए जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि मिशन की आवश्यकता और जटिलता के कारण इस मिशन को दुनिया में कुछ ही देशों ने अंजाम दिया है। अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने के लिए डॉकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। Docking thus becomes important when you want to do construction in space. For example, if you want to assemble multiple objects in space without any human assistance. If you want to do human spaceflight mission, it is important. And now it becomes important when you have to do future, we are looking at maintenance and service and repair of satellites. So until now, these requirements were felt only by a few nations. For example, the USSR, China and Europe possibly had this need of doing it. So primarily driven by the need. And second is driven by the complexity. First is complexity is because it's going to be done autonomously. Human beings are not going to be there. So it needs a set of sensors which will do the observation and manage this relative control of two satellites who are moving at tremendously high velocity, almost 10 times the speed of bullet.
इसरो के सफल प्रक्षेपण पर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक डॉक्टर वी नारायण ने कहा है कि PSLV C60 रॉकेट द्वारा हमने स्पेडेक्स मिशन को बहुत सफलतापूर्वक पूरा किया। Very successful SpaceX mission accomplished by PSLV C60 rocket. This rocket is the 60th successful rocket launch of PSLV. Now this rocket placed the SpaceX, there were two small satellites it was placed. Now these two satellites are now separated, it is revolving in the orbit, and these two we are going to dock. Dock means just bring it together and assemble together in the space, maybe on 7th. And after that it will be de-docked, it will be disassembled. And this experiment is essentially required. For example, now we are going to build our space station. Space station, you will be having 5 modules. So all the modules cannot be lifted in a single rocket, then you need big rocket. We are planning to take 5 independent modules and build the space station. तो PSLV का ये 60वां सफलतापूर्वक रॉकेट है जिसे लॉन्च किया गया है, 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। इसरो के सफल प्रक्षेपण पर युवा राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक M शंकरन ने कहा है कि डॉकिंग तकनीक मानव अंतरिक्ष उड़ानों, अंतरिक्ष स्टेशनों और मंगल और चंद्रमा पर चालक दल की उड़ानों के लिए एक सक्षम तकनीक है। The docking technology is an enabling technology for human space flights, space stations, and also crewed flight to Mars and Moon, or even uncrewed return flights from Moon and Mars. It is essential. What we have done now is the first basic technology demonstration and basic sensors development. Those things are going to get demonstrated in this mission. We are in the process of identifying what are all the other sensors and technologies to be developed to achieve other missions like human flight to Moon and coming back, or Bharati Antariksh Station, many other missions like that. We are identifying what are all additional technologies to be developed and added to our docking system. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स और इनोवेटिव पेलोड के साथ PSLV C60 का सफल प्रक्षेपण किया है। इसरो के सफल प्रक्षेपण के बाद केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है कि अंतरिक्ष विभाग से जुड़ने का सौभाग्य मुझे ऐसे समय में मिला है जब टीम इसरो एक के बाद एक वैश्विक चमत्कारों से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रही है। भारत अपने स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम के माध्यम से अंतरिक्ष डॉकिंग की चाहत रखने वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का मंत्र विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, जो गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आसमान से परे यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स और इनोवेटिव पेलोड के साथ PSLV C60 का सफल प्रक्षेपण किया है। इसरो के सफल प्रक्षेपण के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, PSLV C60 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई, जिसमें स्पेडेक्स और 24 पेलोड शामिल हैं। स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ऑर्बिटल डॉकिंग में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉकिंग भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान और उपग्रह सेवा मिशनों में के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक भी है। और इसरो के सफल प्रक्षेपण के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि श्रीहरिकोटा से PSLV C60 मिशन के सफल होने पर इसरो को बधाई। यह अंतरिक्ष में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ऑर्बिटल डॉकिंग में भारत की क्षमता स्थापित करने के लिए एक अग्रणी मिशन है, जो भविष्य के मानव अंतरिक्ष यान और उपग्रह सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सफलता ने भारत को चंद्रयान 4, चंद्रमा के नमूने वापस लाने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के करीब पहुंचा दिया है।
और अब खबरें महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई, जिसके लिए तैयारियां इस समय जोरों शोरों से चल रही हैं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा बैठक करने के साथ स्थलों का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर को प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह दौरा बहुत ही उनका महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले भी सीएम योगी प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रही है। मेले के दिव्य और भव्य आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। और अब खबर दिल्ली पुलिस के बड़े एक्शन को लेकर। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन, कालिंदी कुंज, शाहीन बाग और सरिता विहार जैसे क्षेत्रों से 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 8 को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है और बाकियों को जल्दी बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस करीब 1200 लोगों का सत्यापन कर चुकी है और भविष्य में भी इस संबंध में जानकारी मिलने पर ऐसा करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस इन घुसपैठियों की पहचान के लिए संदिग्ध क्षेत्रों में मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच कर रही है। इसके अलावा बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से प्रवेश के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मार्गों की पहचान पर भी काम कर रही है। हमें 2 कंप्लेंट ओखला कंस्टिट्यूंसी के जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं उनसे मिली, जिसमें टोटल 8 लोगों के अगेंस्ट में कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें 2 FIR में 4 लोगों के अगेंस्ट में की गई हैं। और इसमें हमने तफ्तीश स्टार्ट की और अभी तक 6 लोगों को पकड़ लिया है। 6 में से 2 लोग जो हैं हमारे मिडल मैन हैं, एक हमारा जो है साइबर कैफ़े का ओनर है और बाकी 3 लोग जो हैं अभियुक्त तो पहली FIR में उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने जो है अपना बिजली का बिल फर्जी तरीके से सबमिट करवाया था, जो कि साइबर कैफ़े ओनर के मदद से जो है इन्होंने किसी और का बिल अपने नाम पे करवा के वोटर ID के लिए अप्लाई किया था। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार इस समय बढ़ रहे हैं। अगस्त 2024 से अंतरिम सरकार ने न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर किया है, जिसके चलते अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा तेज हो गई है। बढ़ती घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की गई है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए स्वतः क्षेत्र बनाने वाली मांग और तेज हो रही है। इस मुद्दे पर DD न्यूज के संवाददाता तापोश भट्टाचार्य ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के कुछ प्रतिनिधियों से उनकी स्थिति और चिंताओं पर बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूज के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर आज बात करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जो दिल्ली में जो बंगाली हिंदूज हैं उनके रिप्रेजेंट करते हैं। आपके बांग्लादेश में किस तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? माइनॉरिटी कंडीशन सीरियस है, खूब ही अच्छा खराब है। वी कैन नॉट स्पीक फॉर आवर पीपल, बात नहीं कर सकता अंदर में। That's why we come here. बांग्लादेश में जो होता है इसका ऐसा हिंदू को रिलीजियन एंड हिंदू को कम्युनिटी है, इसलिए फेयर जजमेंट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। रिलीजन प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है रिलीजन प्रॉब्लम तो है, इसके साथ साथ एक ये है कि एक मानसिक उनको ज़्यादा प्रेशर दिया था कि आप लोग देश छोड़ के निकल आए, क्योंकि देश वो कह रहे हैं कि वो अब मुस्लिम देश है, अब वो हिंदू, अब वो सेकुलरिज्म नहीं है। All the time they used to say that you are Malaus, go back to India. This is not your country, go to India. That's what they always used to say. सेकुलरिज्म हमारे देश के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो नहीं माना जाता, तो वहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप भारत में आए क्योंकि वहीं पे आपके लिए जगह है। खैर पर्सन मैं हूँ उनके साथ मैं तापोश भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
नया सवेरा में अब कुछ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जिसमें किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की भूख हड़ताल अभी भी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट आज बीमार किसान नेता को इलाज मुहैया कराने के लिए पंजाब सरकार की ओर से किए गए उपायों की समीक्षा करेगा। पंजाब सरकार पर आरोप है कि वो 70 वर्षीय किसान नेता को इलाज मुहैया कराने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अवकाशलीन पीठ आज मामले की डिजिटल माध्यम से सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत में 21 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश है। 2 जनवरी 2025 को सुनवाई फिर से शुरू होगी। कोर्ट ने 28 दिसंबर को डलेवाल को अस्पताल न ले जाने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सर्वोच्च अदालत ने बीमार किसान नेता को इलाज उपलब्ध कराने का विरोध करने वाले किसानों की मंशा पर संदेह जताया था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि राज्य सरकार को डलेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था। भारत नेपाल बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आज नेपाल के सलझंडी से शुरू होगा। यह अभ्यास आज से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 334 कर्मियों वाली टुकड़ी इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सूर्य किरण अभ्यास का उद्देश्य जंगल में युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। और अब खबर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से जुड़ी हुई, जिसने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत 1.27 लाख अफसरों के लिए 6.21 लाख आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि चयन की प्रक्रिया जारी है। योजना की घोषणा 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका मकसद अगले 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसका मकसद 2024-25 के दौरान इंटर्नशिप के 1.25 लाख अवसर प्रदान करना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया है कि करीब 4.87 लाख लोगों ने अपने KYC प्रक्रिया पूरी की है और पोर्टल पर खुद का पंजीकरण कराया है। योजना के तहत इंटर्न करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक 5,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक बार 6,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मंत्रालय ने इस साल के विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि लागत ऑडिट से जुड़े ढांचे में बदलाव किया जाएगा, जो मंत्रालय द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिशों और हितधारकों की टिप्पणी के बाद होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 से मंत्रालय ने कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए सलाह जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक इस पहल के कारण 2023-24 में समय पर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में 14% की वृद्धि हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है।
मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और राजधानी दिल्ली से प्रकाशित आज अखबारों में कौन सी मुख्य सुर्खियां प्रकाशित की गई हैं अखबारों में, और साथ ही साथ उनको लेकर हमारी सहयोगी भी इस समय मौजूद है संध्या शर्मा स्टूडियो में। सीधा संध्या का रुख करेंगे। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कौन कौन सी मुख्य सुर्खियों को आज अखबारों में जगह मिली है? सुप्रभात भावना, अखबारों की सुर्खियों में आज अगर हम बात करें तो साल 2024 की उपलब्धियां और साल 2025 की उम्मीदों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आज के अखबारों में प्रकाशित की गई है और हम भी अपने दर्शकों के लिए उन्हीं खबरों को समेट करके लाए हैं अखबारों के माध्यम से। पहली खबर की अगर बात करें तो ये है मिशन कामयाब से जुड़ी हुई खबर। जी हां, स्पेस डॉकिंग में चौथा देश बनने की ओर भारत। रूस, अमेरिका, चीन के पास ही ये तकनीक है और इसके बाद इसमें अब भारत भी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अलग अलग बिंदुओं के साथ आज इस खबर को पहले पेज पर तमाम अखबारों ने प्रकाशित किया है। एक और खबर की बात करते हैं तो इसे हिंदुस्तान अखबार ने अपना देश पेज पर ली है और उम्मीदें 2025 के साथ ही इसे प्रकाशित किया गया और बताया है कि नए साल से नमो और अमृत भारत रेल युग की किस तरह से शुरुआत होने वाली है। विश्व स्तरीय सुविधाओं वाली इन ट्रेन की रफ्तार भी ज्यादा होगी और 1050 सीटें नमो भारत के 10 कोच में खड़े भी रह सकेंगे लोग। 16 सितंबर को पहली वंदे मेट्रो ट्रेन भुज अहमदाबाद के बीच चलाई गई थी और इसके बाद अब नए साल में अब इसका सफर करना और भी आसान होने वाला है। एक और खबर की बात करते हैं। दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को देश विदेश पेज पर प्रकाशित किया और बताया है कि अब से विदेशी यात्रियों का डेटा कस्टम के साथ साझा करना होगा एयरलाइंस को। यदि एयरलाइंस ऐसा नहीं करती है तो उन्हें 25,000 से लेकर के 50,000 तक का जुर्माना भी देना होगा। मोबाइल नंबर से लेकर यात्रा कार्यक्रम तक का देना होगा। 1 अप्रैल 2025 से चरणबद्ध तरीके से ये व्यवस्था लागू की जाएगी। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। वहीं एक रिपोर्ट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का पूर्वानुमान है कि 2025 में हर एक सेकंड में 4 बच्चे जन्म लेंगे और नए साल के पहले दिन दुनिया की आबादी होगी 8.09 अरब। तमाम अलग अलग आंकड़ों के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है जो बताती है कि आने वाले साल में जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उसके लिए तमाम देशों को किस तरह से व्यवस्था करनी होगी, किस तरह से संसाधनों को जुटाना होगा। एक और खबर की बात करते हैं जिसे हरिभूमि अखबार ने कारोबार पेज पर प्रकाशित किया है और अन्य अखबारों में भी आज ये खबर महत्वपूर्ण स्थान के साथ प्रकाशित है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में होगी मजबूत, 6.6% रहेगी वृद्धि दर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। खाद्यान्न कीमतों में नरमी आने की भी उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना भी व्यक्त की गई है इस खबर के माध्यम से आरबीआई ने। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया और बताया कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियों में परिवारवाद पर लगेगी रोक। हालांकि ये खबर जो है ये सूत्रों के हवाले से प्रकाशित की गई है, लेकिन इस आशय के प्रस्ताव पर विचार कॉलेजियम कर सकता है, इसे बताया गया है। इसकी वजह से पहली पीढ़ी के वकीलों के लिए खुलेगा अवसरों का द्वार और अदालतों में बढ़ेगा विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व। पूरी खबर सूत्रों के हवाले से, लेकिन महत्वपूर्ण खबर है, अहम खबर है जिसे आज राष्ट्रीय सहारा अखबार ने पहले पेज पर लिया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो जाते हुए साल और आते हुए साल की उम्मीदों के साथ आज अखबारों ने इन खबरों को प्रकाशित किया है। 2024 को अपनी यादों में सिमेटा है और 2025 में किन किन उपलब्धियों को भारत इस बार हासिल कर सकता है उनको भी कहीं ना कहीं अखबारों ने आज दर्शाया है। संध्या, इन तमाम खबरों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अंदाज रहेगा फटाफट। दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यूं सूक येओल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हाल ही में येओल ने अल्पावधि के लिए देश में मार्शल लॉ लागू किया था। इथियोपिया के सेदामा में हुए ट्रक से एक पुल के नदी में गिरने से 71 लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।
रूस और यूक्रेन ने युद्धबंदियों की अदला बदली की है। इस अदला बदली में प्रत्येक पक्ष ने 150 युद्धबंदियों को रिहा किया है। बात कर लेते हैं अब कारोबार जगत के अंदाज एक बार फिर रहेगा फटाफट। सेबी ने टावर, इन्फोटेक और विबग्योर ग्रुप ऑफ कंपनीज सहित कुल 9 कंपनियों की 23 संपत्तियों की नीलामी फरवरी में करने की घोषणा की है। इसका मकसद निवेशकों से अवैध रूप से एकत्र की गई धनराशि की वसूली करना है। केंद्र ने नागरिकों की समस्या को सुलझाने के लिए बनाए गए सार्वजनिक शिकायत प्रणाली की उपलब्धि साझा की और बताया कि केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली ने पिछले 3 वर्षों में 70 लाख से अधिक शिकायतों को सफलतापूर्वक सुलझाया है। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 24 से वित्त वर्ष 29 के बीच 20% के CAGR से बढ़ने का अनुमान है। केयरेज रेटिंग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी और निजी क्षेत्र की भारतीय डिफेंस कंपनियां देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने को तैयार है। और कारोबार जगत के बाद अब खबरें होंगी खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईसीसी ने साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को दी जाने वाली सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के दावेदारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस पुरस्कार के दौड़ में जसप्रीत बुमराह, जो रूट, हैरी ब्रुक और ट्रेविस हेड शामिल हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने एक दोस्ताना मैच में मालदीव को 14-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। ये 1972 के बाद सिर्फ दूसरा मौका है जब न्यूकासल ने ओल्ड ट्रैफर्ड में मैन यू को मात दी है। और आइए अब खबरें देख लेते हैं फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से। अंदाज सुपरफास्ट। सलमान खान स्टार फिल्म सिकंदर का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म ईद पर होगी रिलीज। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। सोनू सूद की मच अवेटेड फिल्म साइबर थ्रिलर फतेह 10 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। और आइए अब जान लेते हैं मिजाज मौसम। इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं अयोध्या की राम की पौड़ी पर हुई NRI छात्राओं की शास्त्रीय नृत्य और गायन की मनमोहक प्रस्तुति के साथ। नया साल आने वाला है, 2025 का हम आगाज करने वाले हैं और कल होगी नए सवेरे की
नई सुबह जहां आपसे मुलाकात होगी नई उम्मीदों के साथ, नई तरंगों के साथ। जिस तरीके से साल 2024 हमें और परिपक्व बनाकर गया है, ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि साल 2024 हमें और सशक्त और सार्थक और सजग बनाए। और यूं ही जैसे साल 2024 हमें मुस्कुराता हुआ छोड़ता हुआ जा रहा है, साल 2025 में भी हम यूं ही मुस्कुराते रहें, यूं ही खिलखिलाते रहें और हमारा जीवन इसी मनोकामना के साथ बीते कि ये जीवंत रहे, खुश मिजाज रहे और यूं ही आप मुस्कुराते रहें। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।